नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 3 मई 2024 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस का डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारा न्यूज़। हम लोग ये रेफ़र किया है NDTV, जी हाँ, वहाँ पे आया था ग्रीन ऑस्कर वाइट लेग गोल्ड अवार्ड ऑफ 2024, जो क्या बैग किया गया है बाई अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट फ्रॉम असम एंड हर नेम इज़ डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। नाउ क्योंकि ये अवार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, इसीलिए यस दिस टॉपिक इज़ बिकमिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स एज वेल, राइट। और इससे जो हमें सीख मिलेगी वो, अगर कभी भी कंजर्वेशन एफर्ट रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन मेंस में आ जाता है तो उसमें भी आप एज अ केस स्टडी या फिर एग्जाम्पल भी इसको पुट कर सकते हो। नाउ ये जो अवार्ड दिया गया है ग्रीन ऑस्कर जिसको बोला जा रहा है ना, वाइट लेग गोल्ड अवार्ड ऑफ 2024, ये यूनाइटेड किंगडम का एक लीडिंग वाइल्ड लाइफ चैरिटी अवार्ड है, जो क्या उन लोगों को दिया जाता है पूरा दुनिया भर से जो क्या कंजर्वेशन एफर्ट कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को लेकर करते हैं। जैसे यहाँ पर असम में डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने जो यहाँ के वेटलैंड हैबिटेट में जो ग्रेट एडजेटेंट स्टॉर्क दैट इज़ हरगिला, इनके जो स्पीशीज़ काफ़ी ज़्यादा इंडेंजर्ड है, इनके नंबर्स को बढ़ाने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन के द्वारा प्ले किया गया है। इन्होंने जो लोकल लोग रहते हैं ना इन वेटलैंड्स के इन एंड अराउंड, उनके एटीट्यूड को चेंज और गैल्वेनाइज किया है। प्राइमरली वहाँ के वुमेन्स को इन्होंने फोकस किया और बताया that देखो भाई, इनके जो नेस्ट है ना, दैट इज़, अब पक्षियों का नेस्ट क्या होता है, उन्हीं का घर होता है ना, उनको हमको सेफ गार्ड करना है। और ये यहाँ के लोकल लोगों के साथ इन्होंने एज अ टीम मिलकर काम किया। साथ ही साथ एक लोकल NGO जिनका नाम था NGO आरण्यक, राइट, तो इनके साथ भी इन्होंने काम किया। और जो एडजेटेंट स्टॉक्स के जो नंबर्स थे ना, उसको अभी अगर एट प्रेजेंट डेट देख लीजिएगा, ये ऑलमोस्ट क्वाड्रपल हो गया है। पहले रफली अराउंड 450 के आसपास था, बट अभी ये 1800, 450 इंटू 2 900, 450 इंटू 4 इज़ 1800, तो टोटली 4 टाइम्स हो गया है। और ये वाइटली अवार्ड जो है सिर्फ इन्होंने अकेले नहीं गेन किया है, दुनिया भर से ऐसे बहुत सारे ग्रास रूट कंजर्वेशनिस्ट जो कि अलग अलग कंट्रीज से हैं, जैसे गुयाना, पापुआ न्यू गिनी, भूटान, कैमरून, नेपाल एंड ब्राज़ील, इन लोगों ने भी गेन किया। मतलब साउथ एशिया से अगर बात करें तो 3 कंट्री है, इंडिया से, भूटान और नेपाल, इन 3 रीजन के 3 लोगों ने ये अवार्ड को गेन किया है, राइट। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल, जहाँ पे बात की बहुत मतलब एक बहुत बड़ा जो एडिटोरियल पेज में देखिएगा, सबसे ऊपर वाला एडिटोरियल, वहाँ पे बात की थी मडल्ड मेलांकोली के बारे में। नाउ यहाँ पे बेसिकली हमें, अब देखो इतना टेढ़ा मेरा ये सब चीज़ें दिमाग में रखना नहीं है, आपको ना इजी वाला इसका मतलब समझना है। इस पूरे आर्टिकल का मैं मतलब आपको समझाऊंगा। शायद आपने खुद भी आर्टिकल अगर पढ़ा भी होगा तो समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा, बट डोंट वरी, व्हेन आई एम हियर सो नो फियर। एनीवेज चलो देखते हैं। देखो इस पूरे आर्टिकल का अगर जस्ट देखोगे वो यही है, पॉलिटिकल डोनेशंस का इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या होता है, राइट। इसी के आधार पर इर्द गिर्द ये पूरा आर्टिकल घूम रहा है, राइट। पॉलिटिकल डोनेशन, नाउ आपको तो पता ही है दैट हमारे देश के पॉलिटिक्स का ये बहुत बड़ा सच्चाई है दैट पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशंस मिलती है डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटीज़ एंड ऑल, राइट। और इनफैक्ट ये बोला गया था दैट लास्ट 5 साल में अराउंड 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया पॉलिटिकल पार्टीज़ को एज अ डोनेशन मिला हुआ है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा लेजिटिमेसी कंसर्न्स भी आ जाता है, क्योंकि सवाल ये होता है दैट ये फंड्स जो आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं भाई, क्या ये ट्रांसपेरेंट एंड लीगल है, राइट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंड्स होते हैं विच आर अनडिस्क्लोज्ड फंड्स, राइट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर इसकी बात करें तो देखो, पहले तो रोल ऑफ डोनेशंस की बात करते हैं। देखो कॉरपोरेट जो डोनेट करते हैं ना, मेनली कहा जाता है इसलिए किया जाता है, जैसे सोचो कंपनी ए हुआ, राइट, उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्स को डोनेट किया। नाउ ये कंपनी ए पॉलिटिकल पार्टी एक्स को क्यों डोनेट करेगी, शायद कंपनी ए जो है अपना बिजनेस एडवांटेज को सिक्योर करना चाहती होगी शायद,
जैसे लाइसेंसेस है ना, क्योंकि देखो लाइसेंस मिलना इतना इजी नहीं होता, राइट। सो इसीलिए डोनेशन के साथ वो हो सकता है, राइट, विच ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो इंक्रीजेज द कंज्यूमर कॉस्ट। साथ ही साथ इलेक्शन इकोनॉमी की अगर बात करें, यस देयर आर फ्रीक्वेंट इलेक्शंस जो क्या जॉब भी क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ बिजनेस एक्टिविटीज़ भी बढ़ती है। पर कहीं ना कहीं इससे भी क्वेश्चंस होता है दैट यू नो ये सब इसकी इतनी इंक्रीज नेसेसिटी क्या है ना। तो मतलब थ्रू इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन के दौरान देखो इलेक्शन अगर होगा तो वहाँ पे कैंपेनिंग होती है, कैंपेनिंग होगी है तो ऑफ कोर्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बहुत लोगों को जॉब मिलता है ना। तो यही बोला गया। नेक्स्ट इज टैक्सेशन एंड सोशल डिस्पैरिटीज़। अनडाउटली एक बहुत बड़ा इशू जो है वो टैक्स इवेजन का भी इशू है ना। टैक्स इवेजन मतलब आपने सोचो 2 करोड़ रुपए आपका इनकम है, राइट। तो उसमें से फॉर एग्जांपल आपका टैक्स बन रहा है 50 लाख रुपए, है ना, या फिर कुछ भी, राइट। तो अब सवाल होता है दैट ये टैक्स को अगर आप छुपा रहे हो कुछ दूसरा चीज़ दिखाकर तो वो टैक्स इवेजन। और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो डोनेशन है या फिर कोई अलग अलग रीजन में जो डोनेशंस होता है ना, वो सब आप टैक्स के चपेटे में, मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता है, राइट। तो ये इनडायरेक्टली टैक्स इवेजन का भी बात हुआ ना। लो टैक्स पेयर बेस बोला जा रहा है, वैसे ही तो हमारे देश में देख लीजिएगा बहुत ही कम टैक्स पेयर बेस है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशन, है ना। तो उसमें भी अगर इनकम टैक्स में इतना कम लोग, ऊपर से कम लोग भी अगर ये सब पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करके अपना अगर टैक्स को इवेट करे। अब टैक्स इवेजन कैसे हुआ, देखो टैक्स इवेजन कैसे हुआ ना, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे को कुछ सच्चाई भी पता है। जैसे सोचो आप 2 करोड़ रुपए कमा रहे हो, आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को बोला दैट मैं आपको आपको मैं 40 लाख रुपए डोनेशन दूंगा, है ना। तो 40 लाख रुपए तो आपने उनको डोनेशन आपने दिखा दिया, बट आप बोलोगे उनको दैट देखो 35 लाख को मुझे कैश चाहिए, है ना, समझ लो। तो वो पॉलिटिकल पार्टी ने आपको 5 लाख कैश दिया, मतलब टेक्निकली आपने 5 लाख डोनेशन दिया, बट जो टैक्स पूरा गवर्नमेंट को आपको देना पड़ता उसमें से सिर्फ 5 ही लाख आपको आपने टैक्स तो नहीं पे किया, आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया काइंड ऑफ, राइट। मतलब आपने टैक्स को इवेड ही तो किया भाई, वही तो बोला जा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेटस एंड चैलेंजेस अगर देख लीजिएगा, अनडाउटेडली अनएम्प्लॉयमेंट, डेमोग्राफिक डिविडेंड वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है। एंड डिस्पाइट दुनिया में इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट स्टिल अनएम्प्लॉयड यूथ की भी संख्या यहाँ पे बहुत है। इनफैक्ट अभी के अगर ज़माने में देख लीजिएगा ऑटोमेशन आ रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, जॉब्स भी जा रही है और स्किल कहीं ना कहीं मिसमैच हमें देखने को मिल रहा है। दैट इज़ बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, क्योंकि अभी जो अपॉर्चुनिटीज़, जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ है वो घट रहे हैं अनस्किल्ड यूथ्स के लिए, राइट। लेबर एक्सपोर्ट पोटेंशियल की अगर बात करें, हाँ एक जगह कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में बहुत अच्छा लगा मुझे ये, दैट इंडिया को जो सोचना चाहिए वो ये है दैट इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है आज के दिन में, राइट। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे जापान, जैसे यूरोपियन नेशंस, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो क्यों ना हम यहाँ से अपने लेबर्स को वहाँ पर भेजें, राइट। मतलब वेरियस लेबर्स, अनस्किल्ड एज वेल एज स्किल्ड लेबर्स, जिससे वो लोग पैसे भी कमाएं और वो लोग हमारे देश में रेमिटेंसेस भी भेजें, राइट। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसी के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है, राइट। गवर्नमेंट का रोल और एक्सपेक्टेशंस अगर बात करें तो देखो अनडाउटेडली ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट जो भी अभी लोकसभा इलेक्शंस में जो हो रहा है, चल रहा है, उसमें फ्यूचर में जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आए उनको ये जो भी चैलेंजेस हमारे इकोनॉमीज़ में एग्जिस्ट कर रहे हैं उन चैलेंजेस को एड्रेस करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे देश में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को भी रिड्यूस करने में करने की दिशा में काम करनी पड़ेगी और इन्हांस करना पड़ेगा हमारे नेशनल हैप्पीनेस को। और वो ओवरऑल कंक्लूजन में ये बोला गया है दैट कहीं ना कहीं पॉलिसी फोकस हमें इंश्योर करना पड़ेगा, दैट इज़ बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ तो इंश्योर हो ही जाती साथ ही साथ जिससे सोशल इक्विटी भी इंश्योर हो सके, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट जो हो सके वो हमारे देश में वो सस्टेनेबल हो और वेल बीइंग भी इम्प्रूव्ड हो सके, राइट। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। नबार्ड ने इनिशिएट किया है एक स्टडी जिससे इवैल्यूएट किया जाएगा द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स। देखो अभी क्या होता है ना दैट हमारे देश में धीरे धीरे आप देख रहे हो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जा रहा है, राइट। जो जिसको नहीं भी मिलना चाहिए उन प्रोडक्ट्स को भी मिल जा रहा है, राइट। तो अब क्या हो रहा है दैट अब जो ये नबार्ड जो एक स्टडी कैरी आउट करने वाली है ना, तो इस स्टडी में बेसिकली ये देखा जाएगा दैट क्या जीआई टैग जो हम लोग अगर दे रहे हैं तो क्या उसका फ़ायदा ग्राउंड लेवल में पहुंच रहा है।
तो यही बोला गया दैट ये स्टडी जो है ये एम करने वाली है टू एक्सेस द बेनिफिट रिसीव्ड बाय आर्टिशंस एंड प्रोड्यूसर्स ड्यू टू जीआई टैग, है ना। जीआई टैग की अगर बात करें, यस हमारे देश में एक कानून है दैट इज़ जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999, उसके अंडर ये जीआई टैग दिया जाता है। और मैं आपसे ये क्वेश्चन है, चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए तो दैट कौन कौन से प्रोडक्ट्स को हमारे देश से, हमारे आसाम में जीआई टैग मिला हुआ है। कोई भी 5 प्रोडक्ट के नाम लिखिएगा बिना चीटिंग किए हुए, है ना, दैट इज़ थिंग। ओके, सो जीआई टैग को एडमिनिस्टर किया जाता है बाय रजिस्ट्रार ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन, और ये आइडेंटिफाई करती है अलग अलग रीजन के एग्रीकल्चर, नेचुरल एज वेल एज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, और उनको एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे आपको पता होना चाहिए असमीज़ गामूसा को भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसका मतलब क्या, अगर वो गामूसा, अगर सेम गामूसा कोयम्बटूर में प्रोड्यूस अगर किया जा रहा है ना तमिलनाडु के, तो उसको आप असमीज़ गामूसा के नाम पर नहीं बेच पाओगे मार्केट में, समझ रहे हो। वो असमीज़ गामूसा जो होगा वो सिर्फ आसाम में ही मैन्युफैक्चर होगा, तो ही उसको असमीज़ गामूसा का टैग मिलेगा, ठीक है। सो या दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। एनीवेज, तो ये तो खैर न्यूज़ इन ट्रांजिशन ही है, तो फ्यूचर में भी इस पे हम लोग बहुत सारे न्यूज़ देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे IREDA के बारे में, जिसने नवरत्न स्टेटस मिला हुआ है। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सच है नहीं एक्चुअली। IREDA का जो नवरत्न स्टेटस इसलिए हो गया क्योंकि फाइनेंशियल, अगर देखोगे फाइनेंशियल्स इसके काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इसको शेयर मार्केट में लॉन्च किया गया था, इसीलिए इसके शेयर्स के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, एंड इसीलिए बेसिकली ये न्यूज़ में है। एंड IREDA जो है इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एंड इसको एस्टैब्लिश किया गया था एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1987 में। एंड इसका स्टेटस जो है वो है टू ग्रांट ग्रेटर ऑटोनॉमी और फैसिलिटेट करना डिसीजन मेकिंग, और साथ ही साथ अट्रैक्ट करना मोर इन्वेस्टमेंट एंड स्किल सेक्टर इन दिस वेरी सेक्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, राइट। तो यस, जस्ट रिमेंबर दैट इसको नवरत्न स्टेटस मिला है। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट ऑफ 2014। देखो, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जो कि 2014 में इम्प्लीमेंट हुआ था ना, बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हम लोग इस एक्ट को प्रोग्रेसिव बोलते हैं, बट स्टिल तो हम लोग देखेंगे दैट क्यों ये एक्ट अच्छा है और क्या क्या चैलेंजेस ये एक्ट फेस कर रहा है, ठीक है। तो बट उससे पहले तो स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स होते कौन हैं? ये वैसे लोग हैं जो कि स्ट्रीट में अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। जैसे ऑफ कोर्स कोई जने कोकोनट का पानी बेचता है, कोई जने आपको मिक्स फ्रूट देखने को मिलता है, कोई समोसे बेचते हैं। मतलब स्ट्रीट्स में जो भी वेंडर्स अलग अलग चीज़ें बेचते हैं ना, उनको स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं, राइट। सो ये जो है इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स है जिसको अभी तक आइडेंटिफाई किया गया, जिन्होंने अपना नामांकन को सरकार के साथ दर्ज करा है। ऐसे तो इससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स है। उत्तर प्रदेश जो है ना, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स है। रफली अराउंड 8 लाख स्ट्रीट वेंडर्स उत्तर प्रदेश में हमको मिलते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में है, राइट। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है स्ट्रीट वेंडर्स का? वाई स्ट्रीट वेंडर्स आर इम्पॉर्टेंट? क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स अगर देख लोगे आज के लाइफ में डाइवर्स फंक्शन ये लोग प्ले करते हैं। ये लोग फूड बेचते हैं, तो सस्ता फूड बेचते हैं। फ्रेश प्रोडक्ट्स को, जैसे वेजिटेबल्स भी बहुत समय आप देख लोगे आपके घर में आ जाता है, ए सब्जी वाले सब्जी ले लो, राइट। तो ये क्या है, आपको टेक्निकली सब्जी बेचा जा रहा है और वो भी बहुत समय सस्ते दामों में। आपको कभी कभी क्या होता है ना, आप देखोगे मार्केट में मछली ले लो, तो वो मछली वाले आपके घर में आ जाते हैं बेचने। तो आप अगर मार्केट में जाइएगा मछली खरीदने, से फॉर एग्जांपल आप अपने बाइक से जा रहे हो, तो आप अपने बाइक का तेल खर्चा करोगे, राइट। और वहाँ पे मछली कितना है, से फॉर एग्जांपल 100 रुपये किलो। घर में भी आपके घर में भी आ रहा है, वो भी 100 रुपये किलो ही बेच रहा है। तो टेक्निकली आपका लेकिन कुछ पैसे बच रहे हैं, क्योंकि आपके फ्यूल बचा, आपका टाइम बचा, समझ रहे हो बात। तो वही चीज़, और ऊपर से फ्रेश चीज़ भी मिल रहा है ना। तो वही है दैट अनडाउटेडली पास्ट से ही स्ट्रीट वेंडर्स नए कुछ नहीं है, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आप अपने मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी लोगों से पूछेगा तो यू विल एनालाइज दैट यस दे आर इंटीग्रल टू द इंडियन कल्चर। और कहीं ना कहीं जैसे आप मुंबई में वड़ा पाव मिलता है, चेन्नई में डोसा, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया। इनके रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी है जो कि इनको बचाती है। जैसे राइट टू ट्रेड, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के अंडर हर एक इंडिजिनस सिटीजन्स
को एक फंडामेंटल राइट मिला हुआ है दैट वो कोई भी प्रोफेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 बोलती है दैट स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, राइट। मतलब अगर मेरे को मैं अगर वाइट कॉलर जॉब कर सकता हूँ, मैं ब्लू कॉलर भी जॉब कर सकता हूँ, मतलब मैं अपना मन मर्जी जो भी प्रोफेशन चूज़ करूँ। नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस। प्रियम्बल कहीं ना कहीं डिक्लेयर करता है दैट इंडिया जो एक सोवरेन सोशल सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और हमको एम करना चाहिए दैट जस्टिस मिले, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस एज वेल। तो यस, ये तो काइंड ऑफ सोशल जस्टिस ही ना हुआ दैट हाँ सबको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है दैट वो अपना पेट पूजा कर सके, कैसे भी कमा सके, राइट। नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्ट करता है स्टेट को दैट स्टेट प्रमोट कर सकती है वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय एस्टेब्लिशिंग सोशल ऑर्डर, जहाँ पर जस्टिस को प्रिवेलेंट करना पड़ेगा हर एक लोगों तक। वैसे ही आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2 मैंडेट करती है मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। आर्टिकल 39 सब क्लॉज ए क्रिएट करता है पॉलिसीज जो कि इंश्योर करती है दैट दोनों मेन एज वेल एज वुमेन हैज द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। एंड आर्टिकल 41 गारंटी करती है राइट टू वर्क विद इन द स्टैटिक इकोनॉमिक कैपेसिटी एज वेल, राइट। स्ट्रीट वेंडर्स, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट ऑफ 2014 एक कानून है जो क्या वही वाला जो इसके बारे में एक आर्टिकल में डिस्कस हो रहा है, इसको इनैक्ट किया गया था जिससे जो भी चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं ना भाई स्ट्रीट वेंडर्स, उन चैलेंजेस को सॉल्व आउट किया जा सके। और ये कानून जो है इसका एम ही था टू क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो कि स्ट्रीट वेंडर्स को मिल सके, जिससे कि वो अपने बिजनेसेस को बिल्कुल हैसल फ्री कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इनके ऑब्जेक्टिव्स थे दैट स्ट्रीट वेंडर्स को जो है या फिर स्ट्रीट वेंडिंग जो ये है इसको रेगुलेट करना, और इसके लिए इन्होंने टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन की गई थी इस एक्ट के अंडर। तो वही बोला गया है दैट ये एक्ट जो है रेगुलेट करता है स्ट्रीट वेंडिंग एक्टिविटीज़ को और डिमार्केट करता है वेरियस वेंडिंग जोन्स को। जैसे सोचो ये एक शहर हुआ, राइट, तो यस इस जोन में वेंडर्स आएंगे, इस जोन में वेंडर्स आएंगे, इस जोन में आएंगे, सही, तो ये वेंडिंग जोन्स हुआ। और साथ ही साथ ये एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है जिसमें एक टाउन वेंडिंग कमेटी का भी गठन किया जाएगा जो क्या कंप्राइज करेगा स्ट्रीट वेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें 40% ऑफ द मेंबर, जिसमें 33 मेंबर्स तो वुमेन होंगी। और प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड, अनडाउटेडली ये एक्ट इंटेंड करता है टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, कैसे? उनको लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करके, राइट। साथ ही साथ प्रोमोट करता है इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट को, है ना, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स विल बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्बन प्लानिंग प्रोसेस, है ना, क्योंकि ये तो प्लान्ड स्ट्रक्चर के तहत ये कानून लाया गया है ना। इंश्योर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, दैट इज बोला जा रहा है एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव कर दी है सोशल सिक्योरिटी और साथ ही साथ वेलफेयर ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स बाय प्रोवाइडिंग देम एक्सेस टू क्रेडिट, सोशल स्कीम्स एज वेल एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट, राइट, और रिकॉग्निशन ऑफ राइट। दैट इज ये एक्ट कहीं ना कहीं राइट्स ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स को रिकॉग्नाइज करती है दैट उनको भी काम करने का हक है बिना किसी हरासमेंट के। और ये एक्ट प्रपोज करती है ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम जो क्या चेयर किया जाएगा बाय अ सिविल जज या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड दे आर मैंडेटेड पीरियोडिक सर्वेज बाय द स्टेट्स या फिर अर्बन लोकल बॉडीज, जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके स्ट्रीट वेंडर्स को हर 5 सालों में। तो अगर इसका इवेल्युएट करें तो अनडाउटेडली रेगुलेशंस में तो इम्प्रूवमेंट हुई है जो कि बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं वो लोगों के लाइवलीहुड भी सेफगार्ड हुआ है, बट कुछ कुछ चैलेंजेस भी फेस किए जा रहे हैं इस कानून के तहत। और वो चैलेंजेस क्या है? पहला तो है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, दैट इज़ कोई भी स्ट्रीट वेंडर्स को सब कोई जो यहाँ पे तो बोला तो गया इस कानून में दैट हरासमेंट फ्री काम होगा, बट नहीं, उनको अभी भी हरास किया जाता है। सोचो अगर कहीं पे अगर जैसे आपने सुना होगा शायद ग्रेजुएट चाय वाली पटना में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, राइट। अब वो जो एक कोई रास्ते में बैठती थी, बट वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ है उन्होंने उसको हटा दिया, राइट, बोला दैट नहीं तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकती। क्यों? पहले तो कम पैसे कमा रही थी, बाद में जब वायरल हो गई तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगी ना। तो यही प्रॉब्लम है, हरासमेंट, एविक्शन किया जाता है, आउटडेटेड ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है कहीं ना कहीं हमारे वेंडर्स में, और देयर इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द एक्ट अमंग द अथॉरिटीज़ एज वेल एज वेंडर्स एज वेल। वेंडर्स को भी नहीं पता एक्ट के बारे में और अथॉरिटीज़ को भी बहुत समय नहीं पता होता है। और सोसाइटल चैलेंजेस भी है, दैट इज सिटी प्लानिंग और पॉलिसीज़ में जो है वो देखता है वेंडर्स को, पता है कैसे, एज एन ऑब्स्टिकल टू अर्बन ग्रोथ। अरे भाई, they are not obstacle, rather they are the contributors to the economy. That is what we need to learn and observe the things. ठीक है? तो डिफरेंट अदर इनिशिएटिव जो क्या गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, स्वनिधि स्कीम के बारे में तो पता ही है आपको, जिसमें सपोर्ट किया जाएगा 50 लाख से भी ज़्यादा अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को, जिसमें लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना।
और अगर वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करे तो उसमें कैशबैक इनिशिएटिव्स भी है। नेक्स्ट इज़ नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, NASVI। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेट करता है टू सेफगार्ड द लाइवलीहुड राइट्स ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स नेशन वाइड। एक्चुअली ये काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइट करती है स्ट्रीट वेंडर्स ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे समय के साथ साथ कभी भी अगर सिस्टमेटिक चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़े या फिर सरकार के पास एज पीयर लाइक काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप के तहत काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो दीज आर द इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट एज वेल। एंड विद दिस आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप दैट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशंस आपको मिला होगा। सो जस्ट ट्राई टू शेयर दिस ऑल विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डिफरेंट अदर एस्पिरेंट्स एज वेल। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।